मुल्क में 10 बरसों में $31 बिलियन की हुई सरमायाकारी। स्टार्टअप में हुआ 500 गुना का इजाफा। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में बोले वजीर आजम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया की दावत पर 3 से 4 सितंबर 2024 को ब्रुनई का करेंगे दौरा। किसी भारतीय वजीर आजम का ब्रुनई का ये पहला दौरा होगा। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग की दावत पर वजीर आजम 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर का करेंगे दौरा। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चे का मार्च रियासती पुलिस ने रोका। मार्च से पहले ही खवातीन को लिया हिरासत में। बीजेपी ने वजीर आला पर इस्मत दरी करने वालों को बचाने का लगाया इल्जाम। वजीर आला ने के लाइव डिटेक्टर टेस्ट का किया मुतालबा। जेएमएम से अलग होकर आज रांची में बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन। शिवराज सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ली पार्टी की रुकनियत। वजीर आजम की क़यादत में एतमाद का किया इजहार। दिखने लगा मुफ्त की रेवड़ी और गारंटी स्कीम का मनफी असर। कर्ज में डूबी हिमाचल हुकूमत के पास तनख्वाह देने का मसला। वजीर आजम ने रियासतों के रेवड़ी कल्चर पर पहले ही किया मुतनब्बे। इक्तिसादी बदहाली पर अब कांग्रेस की पल्ला झाड़ने की कोशिश। पेरिस ओलंपिक में भारत ने खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जीते 2 तमगे। फाइनल में भारत की अवनिनी लेकरा ने जीता सोने का तमगा, तो वहीं मोना अग्रवाल ने कांसे के तमगे पर लगाया निशाना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह का संग बुनियाद रखा और इसकी तामीर में तखमीना 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। 2014 में आप सबने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया। 2016 में जब हमारे साथी देवेंद्र जी की सरकार आई, तब इस पर उन्होंने गंभीरता से काम शुरू करवाया। 2020 में यहां पोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और 2.5 साल तक फिर यहां कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिरी किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे
जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे, ये कौन लोग थे जिनको महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिले इससे इतराज था। पहले की उन सरकारों ने क्यों इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये बात महाराष्ट्र की जनता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वजीर-ए-आजम ने 1560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 माही परवरी मंसूबों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जिससे माही परवरी के शोबे में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 1 लाख ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं। इस ट्रांसपोर्टर की मदद से गहरे समंदर में जाने वाले कश्ती रानों की हर एक सरगर्मी की जानकारी मिलेगी। वहीं वजीर-ए-आजम ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी के मुजस्मे को नुकसान पहुंचने पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी की वो ताजीम करते हैं और मुजस्मे के नुकसान पहुंचने के वाक़े पर वो माफी मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और साथ ही वजीर-ए-आजम ने वीर सावरकर की तौहीन करने वाले अफराद पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे अफराद हैं जो शहीदों की तौहीन करते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से मुतालिक इख्तरात की नुमाइश का मुआयना किया और फेस्ट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया फिनटेक के मामले में भारत के तनव्वु को देखकर हैरान रह जाती है। हवाई अड्डे पर उतरने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग तक भारत का फिनटेक इनकलाब हर जगह नजर आता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में जनधन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज 53 करोड़ से ज़ायद अफराद के पास जनधन बैंक खाते हैं और इसका मतलब ये है कि 10 सालों में पूरी यूरोपीय यूनियन के बराबर आबादी बैंकिंग सिस्टम से मुंसलिक हो गई है। उन्होंने कहा कि
जनधन योजना खवातीन को बाइख्तियार बनाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। इस स्कीम के तहत 29 करोड़ से ज्यादा खवातीन के बैंक खाते खोले गए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल की इस तस्लीयत से एक और तब्दीली की तहरीक दी गई है। यूपीआई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का यूपीआई दुनिया में फिनटेक की एक बेहतरीन मिसाल बन गया है। आपको बताते चलें कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 28 अगस्त से शुरू हुआ है और आज इसका आखिरी दिन है। इस फिनटेक महाकुंभ में दुनिया भर से 800 से ज्यादा पॉलिसी साज, रेगुलेटर्स और फिनटेक के बानी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क 21वीं सदी की जरूरियात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और अब मुल्क करेंसी से QR कोड में चला गया है। भारत का यूपीआई फिनटेक दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन 10 साल पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत के काम करने के अंदाज पर तनकीद की। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जहां मालियाती शोबे में जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ दिया है, तो वहीं इसने कर्ज की खिदमात को भी शामिल किया है। इस कामयाबी के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इक़दामात पर काम करने पर जोर दिया। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया की दावत पर 3 से 4 सितंबर 2024 को ब्रुनई का दौरा करेंगे। ये किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ब्रुनई का पहला 2 तरफा दौरा होगा। वज़ारत-ए-ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ब्रुनई से सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोंग की दावत पर 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर का दौरा करेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. From Brunei, the Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency
Mr. Lawrence Wong of Singapore. और झारखंड में साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले ही सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। रियासत के साबिक वजीर आला और जेएमएम के साबिक सीनियर लीडर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंपई सोरेन ने रांची में सीनियर बीजेपी रहनुमाओं शिवराज सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत हासिल की और हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी तौहीन महसूस करने और पार्टी से अलग रास्ता तलाश करने की बात की और इसके बाद चंपई ने दिल्ली में बीजेपी की क़यादत में मुलाकात की और अब बिल आखिर पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बंगाल में कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुमे को कोलकाता में बीजेपी के महिला मोर्चा ने मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने और रियासती हुकूमत की अमनो अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बंगाल विमेन कमीशन तक मार्च की कॉल दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मार्च कर पाते पुलिस ने बीजेपी की कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया और करुणामयी मेट्रो स्टेशन से बीजेपी लीडरों के मुताबिक पुलिस ने पार्टी की खवातीन लीडर लॉकेट चटर्जी और अग्नि मित्रापाल को यहां पहुंचने की इजाजत नहीं दी और इसके अलावा पुलिस को मेट्रो के अंदर खवातीन कारकुनों को हिरासत में लेने के लिए उनका पीछा करते देखा गया। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले के खिलाफ लोगों में शदीद नाराजगी है और इसी दौरान मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी बोस ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आरजी-कर केस समेत रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका है कि जब मगरबी बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए हैं और दिल्ली आने से पहले उन्होंने बीजेपी के मौजूदा और साबिक रियासती सदूर सुकांत मजुमदार और दिलीप घोष से मुलाकात की। बीजेपी लीडर सुकांत मजुमदार ने गवर्नर से मुलाकात के दौरान वजीर आला ममता बनर्जी के मुतनाज़ा बयान पर तशवीश का इजहार किया और आइन के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपने ही मुतनाज़ा बयान की वजाहत पेश की है। ममता के सियासी करियर का ये पहला मौका है कि जब उन्होंने 28 अगस्त को अपनी मुतनाज़ा तकरीर के दौरान ये वाज़े करने की कोशिश की कि वो डॉक्टरों को धमकी नहीं देना चाहती हैं। दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज करने की धमकी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक तहकीकात नहीं होती है उनका एहतजाज जारी रहेगा। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मुलजिम का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर इस्मत दरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्जाम लगाया और उनके झूठ पकड़ने वाले टेस्ट का मुतालबा किया। बीजेपी के तर्जुमान प्रेम शुक्ला ने कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने रियासत में दूध और पानी की कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन प्रीमियम शराब की कीमतों में कमी आई है। और हिमाचल प्रदेश की खराब माशी हालत पर तंज करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते थे कि अकाउंट्स में खटाखट पैसे आएंगे, लेकिन खटाखट पैसे नहीं आए। दिल्ली के तमाम रेजिडेंट डॉक्टरों ने फैसला किया है कि वो इस मामले में इंसाफ मिलने तक खामोशी से एहतजाज करेंगे। राजीव चौक पर एक खामोश एहतजाज की अपील की गई ताकि इंसाफ और सेहत के पेशेवर अफराद के लिए हिफाजती इक़दामात में इजाफा किया जाए। आज दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर शाम 5 बजे से 6 बजे तक खामोश एहतजाज करेंगे और इसके अलावा हर हफ्ते में एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का खामोश एहतजाजी मार्च होगा। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। जुम्मे को उन्होंने चिरांग जिले में काजल गांव खवातीन के मुशावरती मरकज और आदर्श आंगनबाड़ी सेंटर का दौरा किया। भारत और भूटान की सरहद पर वाक़े तालीमी इदारों का जायजा लेने के साथ ही मरकजी वजीर ने मरकजी हुकूमत की स्कीमों का भी जायजा लिया। उन्होंने भारत पेट्रोलियम के तेल के ज़खायर का मुआयना किया और आसाम की माशी और समाजी तरक्की में इसके तबादला ख्याल किया।
आसाम हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। आपको बताते चले कि आसाम असेंबली में हर जुमे को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम एमएलएस को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का वक्फा दिया जाता था। अब हुकूमत ने कवायद में तब्दीली की है और अब से जुमे को कोई वक्फा नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा एक्स पर यह बताया कि आसाम असेंबली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और रियासत के नौबादियाती बोझ को दूर करने के मकसद से हर जुमे के दिन ऐवान को 2 घंटे के लिए मुलतवी करने के उसूल को ख़त्म कर दिया गया है। ये रिवाज मुस्लिम लीग के सैयदुल्ला ने 1937 में शुरू किया था और भारत की कदीम सेकुलर अक़दार को बरकरार रखने की इस कोशिश के लिए मैं आसाम असेंबली के स्पीकर बिस्वजीत डेमारी डंगवरिया और मोअज़्ज़िज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशन गोई की है और इसके साथ ही महकमे ने सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। अगले चंद दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जारी गुजरात में गुज़िश्ता 3 दिनों में मूसलाधार बारिश ने 26 फरवरी की जान ले ली 26 अफराद की जान ले ली और तकरीबन 17,800 लोगों को सैलाब से मुतासरा इलाकों से बचा लिया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर गहरा दबाव आज शुमाल मशरक़ी बहराए अरब में तूफ़ान में बदल सकता है और आज सौराष्ट्र और कच्छ में अलग मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश होने और इसके बाद कम होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सौराष्ट्र के ऊपर चंद दिनों से बनने वाला गहरा दबाव का अब बहराए अरब के ऊपर गर्दाबी तूफ़ान की शक्ल में बदलने के हालात बन रहे हैं। गुजरात पर गहरे डिप्रेशन की वजह से मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ते हुए कच्छ और मुल्हका सौराष्ट्र और पाकिस्तान के साहिलों से शुमाल मशरक़ी बहराए अरब की तरफ बढ़ने की वजह से आज गर्दाबी तूफ़ान में तब्दीली हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये अगले 2 रोज़ तक भारतीय साहिल से शुमाल मशरक़ी बहराए अरब में मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ना जारी रखेगा। इजरायली फ़ौज और फ़िलिस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रुप हमास ने गज़ा की पट्टी में लड़ाई में 3 दिन के वक्फे पर इत्तेफ़ाक़ राय किया है ताकि तकरीबन 6,40,000 बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जा सकें। ये बात WHO के एक सीनियर एहलकार ने बताई है। उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन वस्ती गज़ा में 3 दिन के वक्फे के साथ शुरू होगा, फिर जनूबी गज़ा में चलेगा जहाँ 3 दिन के लिए जंगबंदी होगी, जिसके बाद शुमाली गज़ा में जंगबंदी होगी। पेरिस पैरालंपिक में भारत का खाता खुल गया है। भारतीय खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 2 तमगे जीतने में कामयाबी पाई है। फाइनल में भारत की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि मोना अग्रवाल ने कांसे का तमगा जीता है। अवनी लेखरा ने 249.7 का स्कोर किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है, जबकि मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर किया। और भारत ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार आगाज करते हुए 2 खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में सोने के साथ साथ कांसे का तमगा जीतकर शानदार आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत ने पैरालंपिक 2024 में अपना खाता खोला। R2 खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में तलाई तमगा जीतने के लिए अवनी लेखरा को मुबारकबाद। तारीख रकम करते हुए वो पैरालंपिक में 3 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी लगन भारत का सर फख्र से बुलंद किया है। मोना अग्रवाल को पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 2R खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। उनकी नुमाया कामयाबी और उनकी लगन और उम्दगी की अक्कासी करती है। भारत को मोना पर फख्र है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।